हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेट्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो उन थ्योरम्स में जो पहला थ्योरम है, तो पहला थ्योरम बच्चों ये कहता है कि अगर कोई सेट ए है हमारे पास, तो उस सेट का यूनियन अगर हम उसी सेट के साथ ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा, है ना। सेम उसी तरीके से अगर किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन या तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा। उसके बाद है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 जो है वो है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी सेट हमारे पास ए है, इसका यूनियन अगर हम एम्प्टी सेट के साथ ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही सेट ए मिल जाएगा, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और एक सेट हमारे पास 5 है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1 2 3। और दूसरी चीज़, अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ले लें तो भी हमें क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा, है ना। क्योंकि सेट छोटा सेट होगा, ये बड़ा सेट होगा। एक बात आप समझ लो, अगर कोई भी एक सेट ए है और वो अगर बी का सबसेट है, सेट ए अगर बी का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, छोटा वाला सेट आएगा, सेट ए, है ना, छोटा वाला सेट आएगा। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 2 हो गया। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 3 है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर मान लीजिए ए यूनियन बी किया, जो आया उसका यूनियन सी के साथ लिया, तो आंसर वही आएगा जो ए यूनियन फिर बी सी के यूनियन का होगा, ठीक है ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। ये जो है इंटरसेक्शन में भी एप्लीकेबल है। अगर ऐसे ही इंटरसेक्शन लगा हुआ है तीनों सेट्स के बीच में, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद जो अगला लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। इसको आप थ्योरम नंबर 4 कह दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थ्योरम नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर सी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हो गई बात। इसके बाद फिर अगर यही चीज़ इस तरह से हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, हम इसको लिख पाएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ और है, उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। आप इन सारे थ्योरम्स को जो है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। अगला जो थ्योरम है हमारा, थ्योरम नंबर 5, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। उसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के
बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इसको आप पहले अभी नोट कर लीजिए, जब हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो टोटल हमारे पास 800 लोग हैं। उन 800 के ग्रुप में 550 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 450 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उसके कलेक्शन को एक सेट मान लेना चाहिए। लेट कैपिटल H and capital E be two sets in which people who speaks Hindi and English respectively, है ना। मतलब जो लोग हिंदी बोलते हैं उसको मैंने सेट H से रिप्रेजेंट कर दिया और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उसको सेट E से। ठीक है ना। तो जो H है उसको लिख दिया हु स्पीक्स हिंदी और कैपिटल E से हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश। तो अगर हम कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं तो 550 लोग हैं, तो कार्डिनल नंबर इसका हो जाएगा 550। उसी तरीके से कितने लोग ऐसे हो रहे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं 450 लोग, तो कार्डिनल नंबर इंग्लिश का हो जाएगा 450। और टोटल 800 लोग हैं। तो आप यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको एक वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम में ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, है ना, पूरी दुनिया। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट होगा जिसमें पर्सन जो है वो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, और हमें यही वाला पार्ट निकालना है यहाँ पर, है ना। हमें यही वाला पार्ट निकालना है, स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये वाला जो इलाका है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का इलाका है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो लोग हिंदी या तो इंग्लिश बोलते हैं, जिसको हम H यूनियन E बोलेंगे, वो कितने सारे लोग हो गए 800 लोग। तो यहाँ पे ये 800 हो जाएगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरम बताया था इससे रिलेटेड, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था हमारे पास। वो क्या था, H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस H इंटरसेक्शन E, है ना, H इंटरसेक्शन E। तो अब यहाँ पर क्या होगा, H यूनियन E में 800 रख दो, NH में 5.5, NE में 4.5 माइनस H इंटरसेक्शन E हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, H इंटरसेक्शन E कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 1000 माइनस ये हो गया 800। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 200। मतलब 200 लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी बोल लेंगे और हिंदी भी बोल लेंगे। इसको नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी? हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश? तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो सेट्स को मान लेते हैं। यहाँ पर H लिख देते हैं हु स्पीक्स हिंदी, ठीक है, और E के लिए मान लेते हैं हु स्पीक्स इंग्लिश। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है कि जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलते हैं। मतलब आपको H यूनियन E दे दिया गया है, H यूनियन E आपको दे दिया गया है। कितना है, टोटल 50 लोग हैं, तो H यूनियन E हो गया 50। फिर यहाँ पर लिखा है 35 स्पीक हिंदी,
इसका मतलब आपको H का भी कार्डिनल नंबर दे दिया गया है 35, और फिर आपको ये भी दिया है कि 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो E और H का इंटरसेक्शन भी दे दिया गया है, H का और E का इंटरसेक्शन भी हमें दे दिया गया है 25। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, और साथ के साथ हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका चलिए वेन डायग्राम में खींचते हैं। तो ये इसका एक सेट आ रहा है, ये दूसरा सेट आ रहा है हमारे पास, ये हो गया H, ये हो गया E। तो इस वाले में आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉमन हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा है जिसमें पीपल जो है दोनों लैंग्वेजेस बोलता है, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। मतलब आपको ये एरिया निकालना है ना। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते थे, E-H, है ना। इस एरिया को हम क्या बोलते थे, E-H बोलते थे। तो अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें E-H निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, E, है ना, हमें E पता होना चाहिए। तो E में से हम क्या कर सकते हैं, E में से हम ये H इंटरसेक्शन E को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, H इंटरसेक्शन E को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में इसका कार्डिनल नंबर मालूम नहीं है, तो इसका कार्डिनल नंबर आप पहले निकाल लो। तो इसका कार्डिनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, हमारे पास रिजल्ट है H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस H इंटरसेक्शन E। ये वाला रिजल्ट आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, हर सवाल में जो है ऑलमोस्ट ये इस्तेमाल होता रहेगा। तो H यूनियन E की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 50, है ना। यहाँ पे NH की जगह पे आप 35 रख दीजिए, प्लस NE की जगह वही तो निकालना है, माइनस H इंटरसेक्शन E कितना आ जाएगा, 25। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 35 माइनस 25 10, और 10 इधर आ जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारे पास जो NE आ रहा है वो आ रहा है 40, मतलब इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 40 है। इनफैक्ट यही वाला सेकंड पार्ट भी है ना, इसको पहले देना चाहिए था, इसको बाद में देना चाहिए था। खैर ये हमारा आ गया एक आंसर। अब जब हमारे पास इंग्लिश बोलने वालों की संख्या आ गई है तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ये वाला हिस्सा निकाल सकते हैं, मतलब जो लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 में से 25 को माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं इसको लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास E-H जो होगा वो आ जाएगा 40 माइनस 25, तो आंसर ये आ गया 15, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया, वहाँ से हमें जो भी पार्ट निकालना है वो पार्ट हमें वेन डायग्राम में दिख गया, और वेन डायग्राम की हेल्प से हमें पता चल गया कि भाई इस पार्ट को निकालने के लिए E में से H इंटरसेक्शन E को माइनस करना है। तो आपको इसमें याद भी करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेन डायग्राम से आपको सब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ जोड़ना है, किस में से क्या चीज़ घटाना है। तो इसको अच्छे से नोट करो। एक और क्वेश्चन देखा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, है ना, 200 लोग हैं टोटल, उसमें 120 हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। तो आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला पूछ रहा है केमिकल C1 और C2, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है केमिकल C1 बट नॉट C2, और तीसरा पूछा जा रहा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो कुल मिला के एक मान लीजिए कोई फैक्ट्री होगी, उस फैक्ट्री में 200 लोग ऐसे हैं जो स्किन डिसऑर्डर से ग्रसित हो गए हैं।
है ना, मतलब फैक्ट्री के मान लीजिए कोई मजदूर होंगे या तो किसी हॉस्पिटल में होंगे। तो अब वो 2 तरह के केमिकल से ग्रसित हैं। केमिकल C1 से टोटल 120 लोग ग्रसित हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NC1 120, और केमिकल C2 से 50 लोग ग्रसित हैं, तो इसको हमने लिख दिया NC2 50, और इसमें साथ के साथ लिखा हुआ है कि 32 बोथ द केमिकल C1 and C2, मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 कितने हैं, टोटल 30, है ना। तो मतलब ये इस तरह का हो गया आपका ये यूनिवर्सल सेट। ये हो गया पर्सन हु एक्सपोज्ड विथ C1, पर्सन हु एक्सपोज्ड विथ C2, ये वाला हिस्सा हो गया पर्सन हु एक्सपोज्ड विथ बोथ C1 एंड C2। तो अब आपसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे लोग होंगे जो केमिकल C1 या तो C2 से अफेक्टेड है। तो आपको पहले वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, C1 यूनियन C2। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग वही स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा लेंगे। C1 यूनियन C2 निकालना है अगर, तो लिखेंगे C1 प्लस C2, है ना, माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो अब यहाँ पर C1 कितना है, C1 हमारे पास है 120, C2 हमारे पास है 50, माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 है हमारे पास 30। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 50 में से 30 जाएगा 20, 20 प्लस 120 140। तो ये हमारा आ गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, केमिकल C1 बट नॉट C2, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ केमिकल 1 से C1 से अफेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे सेकेंड पार्ट में ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये वाला हिस्सा निकाला था, तो ये वाला हिस्सा कैसे निकालें, ऐसा करते हैं कि C1 वाले सेट में से C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में लिखेंगे C1 बट नॉट C2 का मतलब हो गया C1 माइनस C2, और C1 माइनस C2 हो जाएगा C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 माइनस 30, तो 120 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो 2 पार्ट हमारे पास आ गया। अब तीसरा पार्ट करते हैं। और तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई थर्ड पार्ट में हमसे ये वाला इलाका निकालने को क्यों बोल रहा है, ये वाला। तो ये वाला इलाका कैसे निकालेंगे, तो ये वाला बेसिकली क्या लिखा है, C2 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 के लिए NC2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको फंडा समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम आपकी कैसे हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसको नोट कर लीजिए। तो देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कई सारे पार्ट्स हैं इसमें, टोटल इसमें 8 पार्ट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैज टेकन मैथ्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 has taken physics and chemistry, 3 has taken all the 3 subjects physics, chemistry and maths। तो इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड, ये इतने सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको कोई भी फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी आपका ये सवाल बन जाएगा, अगर आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझते हैं और वेन डायग्राम के फंडे से इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले जो जो गिवन डेटा है उसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। तो जो जो बच्चे मैथ्स लिए हुए हैं उनको हम कैपिटल M मान लेते हैं, उनके सेट को, है ना, हु हैज टेकन मैथ्स। जिन बच्चों ने फिजिक्स लिया है उसको कैपिटल P लिख लेते हैं, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री लिया है उसको कैपिटल C लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, 15 बच्चे जो हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं,
तो NM हमारे पास 15 हो गया। फिर 12 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो NP हमारे पास 12 हो गया। फिर उसके बाद 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो 11 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ और केमिस्ट्री दोनों मतलब इंटरसेक्शन लगेगा, तो कितने हैं 5। फिर 9 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स के बीच में इंटरसेक्शन लगा दीजिए, 9 बच्चे ऐसे हैं। फिर उसके बाद 4 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे, ठीक है। और उसके बाद 3 हैज़ टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, 3 बच्चे। ये हो गई बात यहाँ तक। तो हमें ये इतनी चीज़ें गिवन हैं और बाकी हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसके पार्ट को छोड़ के। ये इतना पार्ट हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन में एक वेन डायग्राम बनाओ। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये इस तरह से हमने बनाया डायग्राम। ये हो गया सेट जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, एक दूसरा सेट जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, और एक तीसरा सेट जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M, ये हो गया P और ये हो गया C। अब बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे एरियाज बन जा रहे हैं, तो हर एक एरिया को कुछ ना कुछ वेरिएबल कुछ मान लेते हैं। जैसे इसको A पार्ट मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको E मान लो, इसको F मान लो और इसको G मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट को कुछ ना कुछ मान लिया है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो ओनली केमिस्ट्री बताना है कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे कौन से होंगे, ये वाले। इसका मतलब हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है, G। पहले पार्ट में हमें G कैलकुलेट करना है, G की वैल्यू बतानी है। फिर सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है सिर्फ मैथ्स, ओनली मैथ्स, तो F। तो सेकेंड पार्ट में हमें F निकालना होगा। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड पार्ट में ओनली फिजिक्स की बात हो रही है, तो ओनली फिजिक्स का मतलब E, तो हमें E निकालना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हो जाएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो सिर्फ D होगा। तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट में हमसे D पूछा जा रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखते जाओ वेन डायग्राम को भी और क्वेश्चन को भी। फिर पांचवें पार्ट में मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो इसका मतलब ये होगा B, है ना, B वाला पार्ट होगा। तो इसी तरीके से हमें कुल मिला के क्या करना है, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू अगर मिल जाए तो सारा पार्ट निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं वहाँ से तुम यहाँ पर इन सारे वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है NM = 15, M का मतलब क्या हुआ, C + A + B + F, C + A + B + F कितना है 15, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर उसके बाद क्या दिया है NP 12, NP का मतलब A + B + D + E, A + B + E + D कितना है 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर NC 11 दिया हुआ है, NC का मतलब क्या हो गया, A + C + D + G, ये कितना आ रहा है हमारे पास 11 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद M × C मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों, तो दोनों में कौन आ रहा है, ये वाला हिस्सा, कॉमन हिस्सा, ये A + C, तो A + C कितना दे रखा है, A + C आपको 5 दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है M and P बोथ, M and P बोथ का मतलब A + B की वैल्यू दे दी गई आपको, तो A + B की वैल्यू कितनी है 9, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दो, ठीक। उसके बाद P × C, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, A + D, A + D कितना हो गया ये
4, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, मतलब जो इन तीनों सेट में कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है? A। तो हमको फाइनली किसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? A की वैल्यू दी है, और A की वैल्यू कितनी है? 3। अब देखो काम हो गया, A की वैल्यू हमको पता है 3, तो A की वैल्यू 3 है, तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1। D की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे रख दो, 4 - 3 1 हो गया। अब जब D की वैल्यू पता चल गई, अगेन यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6। तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगेन यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो 3, तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, पता ही थी, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें अगर E की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है हमारे पास 6, और E हमें निकालना है, और D हमारे पास कितना आ चुका है? 1 = 12। तो यहाँ से हमारे पास E कितना आ जाएगा? ये हो गया 9 + 1 10, E की वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो E की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अगेन क्या करो, यहाँ पे रख दो A B C की वैल्यू, तो F आ जाएगा। तो C है हमारे पास 2, A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 6 प्लस F = 15। तो ये हो गया 3 2 5, 5 और 6 कितना आ गया? 11। तो F कितना आ जाएगा? 4। F हमारे पास आ जाएगा 4। तो फाइनली A B C D E F, G भी निकाल लेते हैं। तो G निकालने के लिए A C D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस C की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 प्लस G = 11। तो यहाँ से G की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 2 5 1 6, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से G की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ गई। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान से देखो, अब अगर हमें पहले वाले पार्ट का आंसर लिखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब देखो ध्यान से, पहले पार्ट में ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? ऐसे बच्चे जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो G। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है ना। इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, G5, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में ओनली मैथ्स, ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, F। तो F यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में ओनली फिजिक्स का मतलब E। तो E की वैल्यू कितनी हमारे पास आ चुकी है? 2। थर्ड पार्ट का आंसर 2 आ गया। फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या निकालना है? फोर्थ पार्ट में निकालना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। ऐसे बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, तो ये ए वाला हिस्सा हटा देंगे, तो बचेगा डी। तो फोर्थ पार्ट में हमें डी निकालना था। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, ये 4 पार्ट्स आ गए। फिर उसके बाद 5वें पार्ट में क्या पूछ रहा है? मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब बी, है ना, बी। तो 5th पार्ट का आंसर आ जाएगा बी। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। फिर इसके बाद 6th पार्ट में आते हैं, ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, है ना, मतलब ऐसे बच्चों की संख्या जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन कौन से हैं भाई? एफ मतलब केवल मैथ्स, प्लस ई केवल फिजिक्स, प्लस जी केवल केमिस्ट्री। तो तीनों का सम पूछा जा रहा है हमसे। तो एफ प्लस ई प्लस जी, तो ये हो गया 4, 4 5 9, 9 2 11, तो 11 आ जाएगा यहाँ से। 7th पार्ट की बात करते हैं। 7th पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो गया कि कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब M यूनियन P यूनियन C, ठीक है ना, ये निकालना है, मतलब हमें ये पूरा निकालना है। तो इसका मतलब सारे वेरिएबल का सम पूछा जा रहा है।
A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। तो इन सारे का सम कितना आ जाएगा 3 और ये 6 हो गया 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 4 16, 16 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, सॉरी जी शायद रह गया, फिर से देख लेते हैं। 3 और ये हो गया 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 के बाद 4 18, 18 5 23, 23 आ रहा है ना, 23 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं? तो भाई 23 बच्चे अगर ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और टोटल 25 बच्चे हैं, तो इसका मतलब 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा 8th पार्ट, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आ जाएगा 25 - 23, तो आ गया हमारे पास 2। तो आप देख रहे हैं कि सारे पार्ट्स के यहाँ पे आंसर आ गए हमारे पास। तो देखो कितना आसान है ये, बिना किसी फॉर्मूले के कुछ भी याद नहीं करना था। केवल वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, हर एक टुकड़े को कोई ना कोई वेरिएबल मान लो और क्वेश्चन में पढ़ के यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टुकड़े की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसको अच्छे से नोट कर लो और एक बार इसको खुद से भी अपने आप बिना देखे प्रैक्टिस करना।